नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा दीक्षा विद पीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। और कल हम लोकतंत्र या सरकार के 3 स्तंभों के बारे में चर्चा कर चुके थे और जिस पर हमने गहनता के साथ अध्ययन किया था, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट बच गए थे, उन्हें आप नोट डाउन करें आज। वो वास्तव में एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से शायद नहीं मैं लिखा पाया। और दूसरा, मैं सोच रहा था कि अगली वीडियो में से ऐड कर दूंगा, तो आप ध्यान रखें। लोकतंत्र हो या सरकार के 3 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ यानी फोर्थ पिलर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज कॉल्ड ऑफ मीडिया। ये आपको याद रखना है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और याद रखनी है आपको इसके संदर्भ में: सरकारी समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। लघु विधायिका कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये थोड़ा कर छूटा था, आप याद रखना है। वास्तव में जो मूल स्तंभ होते हैं जिनका हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अस्थायी अनौपचारिक तौर पर अगर हम लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ अगर किसी को बोले तो किसे बोलेंगे? मीडिया को बोलेंगे। और सरकारी समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। इसे जब मैं आपको कार्यपालिका और विधायिका बताऊंगा तो मैं वहां पर इसका जिक्र करूंगा कि क्यों सरकारी समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन करें और आज का हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शक्तियों का शक्तियों का पृथकीकरण। यह आपको ध्यान रखना है कि शक्तियों का पृथकीकरण क्या होता है, किन के बीच होता है। कल हमने पढ़ा था लोकतंत्र या सरकार के 3 स्तंभ पढ़े थे हमने: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखना, आपको नोट करके लिख लेना। यदि केंद्र व उसकी इकाइयों या राज्यों, हम पढ़ते हैं ना कि केंद्र की इकाई भारत एक देश है, उत्तराखंड उसका एक राज्य है, यूपी उसका एक स्टेट है, एमपी उसका एक स्टेट है। तो वो क्या है? संघ की केंद्र और उसकी इकाई कौन है? राज्य। केंद्र व उसकी इकाइयों या राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसे मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताऊंगा, वहां पर हम इसका जिक्र करेंगे। फिर हम वित्त आयोग में इसका जिक्र करेंगे। अन्य भी कई सारे डायमेंशन है कि जहां पर हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसे 7वीं अनुसूची हमारी शेड्यूल तय करती है, तो वहां पर शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर शक्तियों का पृथकीकरण आए तो वह सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का
शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे, शक्तियों का बंटवारा कहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम केंद्र के पास क्या शक्ति है हम उनकी बात करेंगे, राज्य के पास क्या शक्ति है हम उनकी बात करेंगे। लेकिन यदि हम सेपरेशन ऑफ पावर, दो टर्म है, आप इसे इंग्लिश में अच्छे से समझेंगे। एक टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरी टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो ये तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, लेकिन ये मैं आप आज का टॉपिक हमारा यही होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। तो आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात आए तो किस किस के बीच शक्तियों का बंटवारा? केंद्र व राज्य। और अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात आए तो किसके बीच बंटवारा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी इन तीनों के बीच बंटवारे की बात चल रही है। हम कहानी अपनी यहीं से शुरू करते हैं। आप नोट डाउन करें इसे। चलिए, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथकीकरण। आप शुरू में इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। इससे नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी। नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी व राज्य को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे और आपको अगर एक लेमन टर्म में सीधी भाषा में बताना हो कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो बात करता है वो सरकार के तीनों अंगों के बीच, तीन अंग कौन से हैं मैंने आपको कल बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी इन तीनों अंगों के बीच क्या होना चाहिए? सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए और लेजिस्लेचर को अपना काम करना चाहिए, यानी विधायिका को अपना कार्य करना चाहिए। और इससे नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों यानी इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सिटीजन, उसकी क्या हो सकेगी? इससे सेफ्टी हो सकेगी, इसकी सुरक्षा हो सकेगी और राज्यों को निरंकुश होने से इस पर क्या लगाया जा सकेगा? उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, यानी राज्य निरंकुश न हो। अब पढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है मोंटेस्क्यू के द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर का अवधारणा दी गई। इसके द्वारा बताया गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए, यानी वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए। अब कहते हैं ना कि
आपने अगर कोई चीज देखी हो पानी की तरह बिल्कुल साफ दिख रही थी, तो मोंटेस्क्यू इसी साफ पानी की बात करता है। वाटर टाइट सेपरेशन जो मैंने आपको बोला, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनकी शक्तियों को डिफाइन होना चाहिए। और वास्तव में मैं आपको दोस्तों बताऊं, हमारे संविधान ने न्यायपालिका के अलग कार्य निर्धारित किए हैं, हमारे संविधान में विधायिका के अलग कार्य हैं और कार्यपालिका के अलग कार्य हैं, लेकिन ये कार्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए जाते हैं। और उसकी मैं जिक्र करूंगा कि कैसे वो जुड़े हैं एक दूसरे से, उसे हम अभी समझेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, मोंटेस्क्यू जो बात करता है वो वाटर टाइट सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन यानी बिल्कुल सुस्पष्ट बंटवारा हो। यानी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यदि कार्यपालिका विधि को किसी भी तरह से लागू कराए तो जुडिशरी क्या करेगी, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि विधायिका ने कोई भी कानून बना दिया तो इससे क्या करेगा, जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। तो ये बात करता है कहीं ना कहीं वाटर टाइट सेपरेशन की, जबकि मैं आपको बताऊं फंक्शनल डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है। इन तीनों ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस के साथ अपनाया गया है। चेक एंड बैलेंस को परीक्षण और संतुलन के आधार पर इसे अपनाया है हमारे भारतीय संविधान में, या ब्रिटिश संविधान हो या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हो। दोस्तों मैं विदेशों के संविधान का आपके सामने इसलिए भी जिक्र करता हूं क्योंकि जो मैक्सिमम डिग्रीज हैं वो हमारे यहाँ या तो यूएसए से आई हैं। डिग्रीज मतलब जो मैक्सिमम प्रोविजन है वो या तो यूएसए से लिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, या फिर कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि ब्रिटेन के हम लगभग 300 साढ़े 300 साल तक उपनिवेश रहे हैं और मैंने आपको संवैधानिक विकास बताया तो आप उसे अच्छे से समझ भी सकते हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र करता हूं। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझें और एक बार नोट डाउन करें, फिर हम अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं यूएसए संविधान और यहां लिखता हूं मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके 3 अंग देखते हैं हम। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम 3 अंग देखते हैं सरकार के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये दोस्तों, तो जो शक्ति का पृथक्करण है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो कहता है कि इनके बीच बिल्कुल सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए ऐसे। यानी ये इसके अधिकार क्षेत्र में ना जा सके, 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 और कहीं ना कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के भी अधिकार क्षेत्र में ना जा सके। ये मोंटेस्क्यू इस कहते हैं ना कि फिलोसॉफिकल बात करता है, लेकिन सैद्धांतिक बात करता है, लेकिन अगर उसे हम व्यवहार में देखें तो ऐसा करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और बहुत ज्यादा टफ होता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्योंकि मैं भी बताऊंगा कि हमारे यहां सेपरेशन भी दिखता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का डोमिनेंस भी दिखता है। डोमिनेंस कहना ज्यादा नहीं होगा, एक दूसरे का इंटरवेंशन भी दिखता है, एक दूसरे का हस्तक्षेप भी दिखता है तीनों के बीच में। इसे आप समझेंगे अच्छे से। तो यहीं पर भी यहां पर भी यही प्रावधान लागू होगा कि दोनों के तीनों के बीच क्या होना चाहिए, सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में मैं दोस्तों आपको बताऊं,
यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, एस से सेपरेशन पृथकीकरण, ऑफ से का और पावर यानी शक्तियों का पृथकीकरण, वो चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस परीक्षण व संतुलन के आधार पर आधारित है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर भी लिखित संविधान होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति होती है, न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। और वो शक्ति कौन देता है? उसे संविधान देता है, संविधान देता है वहां पर। तो क्या है, संविधान अगर देता है तो संविधान क्या कहता है कि संविधान ये कहता है कि संविधान का रक्षक किसे माना जाएगा? न्यायपालिका को माना जाएगा। और अगर न्यायपालिका को माना जाएगा तो सर्वोच्च डिग्री किसके पास होगी? न्यायपालिका के पास होगी। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो किससे बड़ी है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, आप इस तरीके से कह सकते हैं। आप अगर इसे ऐसे लिखना चाहें तो जैसे न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका से ऊपर होती है। ये बात अच्छे से समझ सकते हो और ये यही कारण है, ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लेना कि न्यायपालिका क्या करती है? हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करती है, तो कहीं ना कहीं क्या करती है? वो दोनों पर नजर रखती है। वास्तव में मैं आपको बताऊं दोस्तों, यूएसए में विधायिका के द्वारा ही न्यायपालिका के सदस्यों की यानी न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ये आप बात ध्यान रखना, लेकिन हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अलग पाएंगे। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विधायिका के लोग करते हैं। विधायिका के लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए में ये प्रावधान है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी कि सेपरेशन पावर नहीं दिखता, लेकिन अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, उनकी शक्तियों का अलग अलग विभाजन है, लेकिन कहीं ना क्या है? चेक एंड बैलेंस, परीक्षण और संतुलन, तीनों अपने आप में संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि न्यायपालिका क्या करे कि एकदम से हस्तक्षेप कर ले। ऐसा नहीं होता कि विधायिका न्यायपालिका पर अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता कि कार्यपालिका विधायिका पर वर्चस्व रखे, और ऐसा नहीं होता कि वो न्यायपालिका पर भी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे। तो क्या होता है? तीनों अपने क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इसीलिए यह अवधारणा कही जाती है कि चेक एंड बैलेंस के साथ विधायिका और कार्यपालिका। अब हम पढ़ते हैं भारत की। एक बार फिर समझें, यूएसए में सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। मैंने आपको बताया ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन आपने देखा कि न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधायिका के, इसके द्वारा। और जब इसके द्वारा की जाती है तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं दिखता है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, शक्ति का पृथकीकरण नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हमने, यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज अपनाई है, लेकिन किसके? चेक एंड बैलेंस, पहले उसका परीक्षण किया और फिर उसमें संतुलन स्थापित करते हुए उसे समाहित कर दिया। यह मतलब होता है चेक एंड बैलेंस का। अब हम भारत की बात करते हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। न्यायपालिका, विधायिका
और कार्यपालिका। दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको विधायिका, उम्मीद करता हूं आपको विधायिका का मतलब पता होगा, कार्यपालिका का मतलब पता होगा और न्यायपालिका का मतलब पता होगा। न्यायपालिका तो आप अच्छे से समझते हैं, मैंने आज तक आपको इसके कार्य बताए हैं। अगर आपको इसका नहीं, क्योंकि ये शो में नहीं बताया जाता, मैं आपको इसे जब विधायिका पढ़ाऊंगा वहां आपको मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन फिर भी आपको अगर समस्याएं आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको विधायिका और कार्यपालिका बताऊंगा और तब आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस दौर से गुजरा हूं तो हो सकता है कि आपको भी समस्या आ रही हो। भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या दिखता है, यहां पर भी ये बात दिखाई देती है कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र अलग हैं। आर्टिकल 124 से 147 तक डिस्क्राइब है, 214 से 239 तक डिस्क्राइब है। ये हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। यहां पर है विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। 78 वास्तव में हम इन्हें 78 और विधायिका 79, तो इन्हें कहीं ना कहीं हम कंबाइंड ही करके पढ़ते हैं। आर्टिकल और भी है, मैंने खाली जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझने के लिए लिख दिया कि हमारे संविधान ने भी इनके बीच क्या किया है, कहीं ना कहीं सुस्पष्ट बंटवारा किया है कि विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी और न्यायपालिका क्या कार्य करेगी। हमारे संविधान में भी शक्ति पृथकीकरण की अवधारणा को समाहित किया गया है। ये चीज। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारे यहां 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन एक्ट लाया गया 2014 में, और इसके द्वारा क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी विधायक, हम ये भी कह सकते हैं कि विधायिका के द्वारा की जाएगी। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 13(2) का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक करार दिया। और कब दिया, 22 अक्टूबर 2015 को, यानी एक साल के बाद इसकी जांच की। मैंने कहा ना आपको कि जांच, चेक एंड बैलेंस, चेक किया क्या वास्तव में ये सही है। लेकिन हमारी न्यायपालिका ने ये पाया कि ये जो एनजेएसी एक्ट लाया गया था, इस एक्ट का नाम था, ध्यान रखना, नेशनल जस्टिस अपॉइंटिंग कमीशन, एनजेएसी, नेशनल जस्टिस अपॉइंटिंग कमीशन, राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग। ये आपको ध्यान रखना है, 2014 में आया और 99वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक समीक्षा भी हम पढ़ेंगे आगे, न्यायिक समीक्षा की, इसे देखा, इसे चेक किया क्या वास्तव में सही था, क्या वास्तव में जो विधायिका ने कार्य किया है क्या वास्तव में सही किया है। लेकिन यहां पर न्यायपालिका को लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने, विधायिका ने इसके अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है। तो इसलिए क्या कर दिया, न्यायपालिका ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया कि यह लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को यह एक्ट संकुचित करता है। जिससे क्या होगा कि यदि विधायिका के लोग करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने जान पहचान के लोगों को कहां पर भेजेंगे, न्यायपालिका में भेजेंगे। और उससे क्या होगा, न्यायपालिका बायस तरीके से कार्य करेगी और कहीं ना कहीं जिस संविधान की सुरक्षा के लिए, जिस संविधान ने लोगों को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की है, तो न्यायपालिका क्या कर पाएगी, उस संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इस वजह से इसे असंवैधानिक करार दिया। वास्तव में इसके पीछे यह कारण था। तो हमारे यहां भी ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे यहां भी जो अवधारणा अपनाई गई है वो क्या अपनाई गई है, चेक एंड बैलेंस के आधार पर। और हमारे यहां भी
दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, यानी सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका। उसके बाद अगर हम देखें तो विधायिका व कार्यपालिका उसके बाद आते हैं। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। एक बात और मैं बताऊं, यहां पर मेरा उद्देश्य कोई कम और ज्यादा बताने का नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज कही है कि सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, न्यायपालिका। और ये बात आप दोस्तों गांठ बांध लेना कि जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, देयर इज ऑन द टॉप पोजीशन इज जुडिशरी, और ये हमेशा होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी लिखित संविधान होगा वहां पर क्या होगा, टॉप पोजीशन पर न्यायपालिका होगी, यानी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होगी। ये बात आपको याद रखनी है। शक्ति का पृथकीकरण इतना ही था, इसमें थोड़ी सी कुछ जानकारी है वो आप नोट डाउन करें और फिर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए देखो, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है हमारा संविधान, आर्टिकल या धारा 50 ही यह बात कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। आर्टिकल 50 हमारा ये कहता है, और आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज के तहत आता है आर्टिकल 50। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के तहत, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां क्या आया था, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कब आया था सीआरपीसी, 1972 में। और आईपीसी ध्यान रखना दोस्तों, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का है हमारे यहां, और इसके जन्मदाता किसे माना जाता है, मैकाले को, मैकाले को। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि सीआरपीसी आया 1972 में, किस आर्टिकल के तहत लाया गया, आर्टिकल 50 के तहत, जहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कहा गया है कि दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो सुस्पष्ट होना चाहिए। और इसी के आधार पर क्या लाया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और यहां पर क्या किया गया, कार्यपालिका के सदस्यों से न्यायिक अधिकार ले लिए गए। इसे आप समझते हैं, इसे मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। अभी आप ये समझे कि कार्यपालिका के सदस्यों से न्यायिक अधिकार ले लिए गए इस एक्ट के थ्रू, यानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा 1972 में आया था। किसके तहत किया गया था, इसके तहत किया गया था। इसे नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, इसमें वास्तव में मैं बताऊं, मैंने आपको कार्यपालिका अच्छे से समझाई। दो प्रकार की थी, एक स्थायी, एक अस्थायी। स्थायी में कौन थे? डीएम, एसडीएम। हम यहीं तक समझेंगे वास्तव में इन्हें, एसडीएम। वास्तव में होता क्या था कि 1972 से पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, वो आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करता था। वर्तमान में भी आप देखेंगे, यदि आप किसी कोर्ट या कचहरी में गए हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के कार्यालय गए हो, तो आप वहां पर कटघरा देखेंगे। तो आप जाएं, आपको वास्तव में मैं आपको बताऊं, ऐसे कार्यालयों का आपको निरीक्षण करना चाहिए, जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए। आपको कोई नहीं रोकेगा। वहां पर आपको वहां की कार्यविधि पता लगता है कि कैसे है। तो आप देखेंगे वहां पर एक कटघरा है, तो आपको लगेगा कि क्या यहाँ पर किसी विक्टिम की किसी आरोपी की सुनवाई होती है, क्या उसे अपराधी घोषित किया जाता है? तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा, क्योंकि जब शुरुआत में मैं गया था तो मेरे भी जहन में सवाल आया था कि ये क्यों है। क्योंकि जबकि हमारे यहाँ डिसीजन और जो निर्णय कौन देती है? न्यायपालिका देती है, अदालत देती है। तो मैंने जब तहसील में ये चीज देखी तो मुझे बड़ा शौक हुआ। मैंने सोचा, तो जब पढ़ा तब मुझे समझ आया कि ओहो अच्छा ये बात थी। 1972 में आपराधिक मामलों की सुनवाई करता था, और इसके बाद क्या कर दिया गया कि अब कौन सुनवाई करेगा? इसकी सुनवाई अदालत करेगी, यानी कोर्ट करेगी। वर्तमान में भी ये जो दोनों लोग हैं, यानी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि कुछ मामलों पर, दीवानी मामलों पर खुद सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामलों पर सुनवाई कौन करेगी? अदालत करेगी। और यहीं पर आप नोट डाउन भी कर लेना, अगर आपको दीवानी मामले न समझ आ रहे हो और आपराधिक ना आ रहे हो। दीवानी मामले कहते हैं दोस्तों, जैसे जमीन से जुड़ा मामला, जमीन से जुड़ा, जायदाद से जुड़ा कोई मामला हो, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी मामले के। और आपराधिक में आते हैं, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया हो, झगड़ा किया हो, या अन्य एक्सेट्रा, ये कुछ किस में आते हैं? आपराधिक में आते हैं। और दीवानी में कौन आते हैं? जमीन या जायदाद से जो जुड़े मामले थे वो दीवानी होते हैं, और जो मर्डर, झगड़ा, लूट, खसोट, वो जो किस में आते हैं? वो सब आपराधिक में आते हैं, अपराध कहा जाता है वास्तव में। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, और यहीं पर हमारा शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत खत्म होता है, और यहीं पर हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब मैंने आपको यूएसए का बताया। यूएसए के यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री हाई है, ये भी आप याद रखें। और हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री चेक एंड बैलेंस के साथ यूएसए से कहीं ना कहीं कम है। हालांकि मैंने आपको शुरू में बताया, मोंटेस्क्यू क्या कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या होना चाहिए? इसको वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन हमने यूएसए में जब देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? विधायिका की सदस्य करते हैं। लेकिन जब हमने यही बात भारत में देखी, और भारत ने यूएसए से फॉलो करके ये चीज अपनानी चाहिए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ क्या लेकर आए? एनजेएसी एक्ट लेकर आए, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए। तो संविधान के आर्टिकल 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया? असंवैधानिक करार दे दिया गया। और कहीं ना कहीं आज भी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र तौर पर कार्य करती है, विधायिका स्वतंत्र तौर पर कार्य करती है, और कार्यपालिका स्वतंत्र तौर पर कार्य करती है। लेकिन संविधान का रक्षक होने के नाते न्यायपालिका वक्त पर या समय समय पर यह देखती रहती है क्या सरकार के दोनों ऑर्गन क्या संविधान के सम्मत, यानी संविधान के समान, जो संविधान में हमारे प्रोविजन बताए गए हैं, क्या उनके आधार पर कार्य कर रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और लिखना, मैं आपको बता दूं, 1996 में कन्नाकरण वर्सेस तमिलनाडु स्टेट केस में
केस में सेपरेशन ऑफ पावर को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा। इस संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होता है, ये आप ध्यान रखना। इसी के आधार पर वास्तव में न्यायपालिका डिसीजन करती है क्या कानून संविधान के सम्मत है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधार बेसिक स्ट्रक्चर, यदि आप एक मानव की कल्पना करें और आप अगर मानव की कल्पना करेंगे अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहीं पर कहा गया कि संविधान का जो आधारभूत ढांचे में इसके कई सारे डायमेंशन होते हैं। जब मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होता है, तो आप वहां से समझेंगे इसे। तो और जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम तो मैं बताता जाऊंगा कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा होता है और इसे संविधान का आधारभूत ढांचा कहा जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर को भी, क्योंकि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या हो ये पर्टिकुलर वैसे तो केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया गया था, लेकिन समय समय पर इसमें जो भी प्रोविजन लगे हमारी न्यायपालिका को वो इसमें ऐड करती रहती है और कहती रहती है कि ये कहीं ना कहीं संविधान का मूल ढांचा है। और इसी प्रकार यदि आप संविधान की रीढ़ की हड्डी को ही निकाल दो तो संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, संविधान एक असफल संविधान होकर रह जाएगा और न्यायपालिका जो उसकी रक्षक मानी जाती थी वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों को संपादित करने में क्या होगी, असफल साबित हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, आधारभूत ढांचा है। ये था लोकतंत्र के कल हमने स्तंभ पढ़े और उसके आगे फिर हमने शक्ति का पृथकीकरण सिद्धांत पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्लासें अच्छी लगी होंगी, कल की भी और आज की भी। आप इन्हें अच्छे से समझे, जाने, पहचाने, एक बार सुने, दो बार सुने। अगर आपको नहीं समझ आता है, वास्तव में मैं बताऊं और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब आप सुन रहे हो तब आप लिखने का कार्य न करें। आप एक बार अगर सुनते हुए लिखते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आप वीडियो को रिपीट करके फिर से जरूर देखें। आपका ट्यूशन आने जाने का समय बचता है और आप अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहला मैं आपको इंस्ट्रक्ट यही करूंगा कि आपको शुरू में ध्यान से सुनना है चीजों को कि क्या मैंने कहा है। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो जो प्रतियोगी बच्चे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और आप उन्हें बताएं कि चैनल की उपयोगिता क्या है और आप उन्हें भी लाभान्वित कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।